आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। तो बिल्कुल सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और पहली हेडलाइन ये है कि भारत जो है अफगानिस्तान के समर्थन में आया है और संयुक्त राष्ट्र को लेकर अगर बात की जाए तो वहां पर साफ तौर पर समर्थन अफगानिस्तान का एयर स्ट्राइक के बाद भारत देता हुआ नजर आया है। तो इस हवाले से आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, इसी बीच बात होगी ट्रेड को लेकर, जहां पर अमेरिका का एक बड़ा बयान सामने आया है और कहीं ना कहीं बाकी की जो कंट्रीज है उससे बौखला गई हैं। अब क्या कुछ बयान है वो आपको बता दें। अमेरिकी जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और उत्सुकता उनके अंदर देखने को मिल रही है। क्या है ये पूरी खबर, वो भी आपको बताएं। इसके बाद बात करेंगे इंडिगो को लेकर, क्योंकि लगातार मुद्दा इंडिगो का बना हुआ है और आज भी कई फ्लाइट्स जो है वो रद्द हुई है, जिसके चलते परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। इस बीच कल दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हुई थी, तो तमाम बातें आपको बताएंगे। इंडिगो आखिरकार किन परेशानियों से जूझ रहा है और इसी के चलते यात्रियों को क्या कुछ परेशानियां हो रही है। बिल्कुल, इसी बीच बात करेंगे एसआईआर के मुद्दे को लेकर और आज चुनाव आयोग की बैठक एसआईआर के मुद्दे को लेकर देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक 12 राज्यों के अंदर एसआईआर लगातार जारी है। अब क्या कुछ और निष्कर्ष निकलेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो आपको बताएं। इसके बाद बात होगी गोवा अग्निकांड को लेकर, जहां पर 25 लोगों की मौत हुई थी। इस बीच आपको बता दें कि लूथरा बंधुओं को अब हिरासत में ले लिया गया है। कल ही हिरासत में लिया था न्यू दिल्ली से, उसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही थी और ये बाहर थाईलैंड में बताए जा रहे थे। तो इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे अब क्या कुछ अपडेट है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर ये है कि अफगानिस्तान को लेकर अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र में भारत जो है वो समर्थन करता हुआ अफगानिस्तान का नजर आ रहा है। इस बीच जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है उस पर यह समर्थन देखने को मिला है और आपको बता दें कि निंदा जो है भारत ने की है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये भी बयान जो है बड़ा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में सामने आया है। बिना नाम लिए पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए भारत भी नजर आया है, जहां अफगानिस्तान पर लगातार उनकी तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही है। बिल्कुल, इसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान अभी तक कश्मीर के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुलझाने के लिए बेकरार नजर आता था, लेकिन अब स्थिति ये बन चुकी है कि अरुणाचल प्रदेश के मसले पर भी पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरवीन करता नजर आ रहा है। और हाल ही में पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर अरुणाचल के मसले पर चीन का साथ भी दिया गया। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें कि इसके बाद अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के दौरान बिना नाम लिए पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला और वो इस बार खुलकर तालिबान सरकार के समर्थन में बोला है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने अफगानिस्तान में हाल के एयर स्ट्राइक के अंदर निर्दोष महिलाओं, तमाम बच्चों और यहाँ तक कि तमाम जो क्रिकेटर्स की मौत हुई है उसकी भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है और इनसे एक कमजोर और जूझते हुए देश को और नुकसान हो रहा है। Madam President, I congratulate Slovenia for assuming the presidency of the Council and thank you for giving me the floor. I thank Officer in Charge and Deputy SRSG, Ms. Gannon, for briefing this meeting. We also note the comments made by USG Fletcher and the civil society briefer, Ms. Yari. As Afghanistan's contiguous neighbor, India's coordinated regional and international cooperation on key issues concerning Afghanistan is paramount, as is strongly engaging relevant parties for promoting peace, stability, and development in the country. We have accordingly participated in all rounds of the Doha Working Group meetings and in other regional fora. Madam President, provision of humanitarian assistance and building the capacities of the Afghan people have always remained India's priorities. We have already more than 500 development partnership projects across all provinces, and as decided during Foreign Minister Mottaki's recent visit to India. तो आपने देखा किस तरीके से भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार यहाँ पर अफगानिस्तान का समर्थन कहीं ना कहीं किया गया। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं इकबाल जी हमारे साथ हैं। इकबाल ममदानी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम सर। सर आपसे जानना चाहूँगी, जो विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भारत की तरफ से अफगानिस्तान का समर्थन किया गया है और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक स्टेट ऑफ टेंशन देखी गई, उसमें भी भारत ने अफगानिस्तान का समर्थन किया। एज अ फॉरेन एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं इस बयान को?
धन्यवाद शिपन जी, उपाली जी। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने खुल करके इतनी स्पष्टता से कहा है हम्म। कि जिस तरीके से ये हमला किया जा रहा है, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा हो सकता है। हम्म। दूसरा, आपने जिस तरीके से कि भारत ने ट्रेड और ट्रांजिट को लेकर के टेररिज्म का शब्द इस्तेमाल किया, ये भी एक चौंकाने वाला है, क्योंकि ये एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजा गया है पूरी तरीके से। और ये कोशिश की गई है कि पाकिस्तान इसको समझ ले कि क्या हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि यूएन के अंदर इस तरह के मामले उठे। आपको याद होगा अक्टूबर के अंदर भी जो पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा है, जहां वहां पर भी खुद पाकिस्तान के जेट्स ने वहां हमला किया था, जहां बच्चों की और इनकी मौत हुई थी। तो पाकिस्तान लगातार इस तरह की चीजें करता है। अभी ये टेररिज्म को लेकर के हमला करने की बात करता है। जब भारत इस पर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर टेररिज्म करने वाले लोगों पर हमला करता है, तो वो पाकिस्तान पर हमला बताता है। और अब जब वो पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान पर टीटीपी के लोगों पर और तालिबान पर हमला करने की बात करता है, उसे वो टेररिज्म बताता है। यानी कि दोगला चेहरा, दो ड्यूल फेसेस जो है वो साफ तौर पर पाकिस्तान का नजर आता है। जी। इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया इसको समझने भी लगी। और भारत ने खास करके जिस तरीके से यूएन के अंदर ये मुद्दा उठाया है एयर स्ट्राइक का, ये सीधे तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो ये कोई इसके अंदर गलत नहीं है। इस बयान को लेकर के भारत ने साफ निंदा भी की है, आपने देखा होगा, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए। तो ये साफ है इस पूरे मामले के अंदर के आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर के बढ़ावा दे रहा था, उसी को लेकर के उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आज इस एयर स्ट्राइक की और इनकी बात कर रहा है, तो हम ज्यादा नहीं, पिछले कुछ अरसे में दशक जाए पीछे, तो इसी तालिबान को जन्म देने वाला कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान था, रशिया के सामने, अमेरिका के कहने पर। आज वही धीरे धीरे करके मुसीबत जो है उस पर बनती जा रही है। आज आप पूरे पाकिस्तान में देखिए, टीटीपी ने एक तरीके से इतनी अपनी जड़ें मजबूत कर ली है कि पाकिस्तान की आर्मी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। दूसरा, वहां उनके जो आर्मी चीफ से अभी फील्ड मार्शल बने हैं असीम मुनीर, उनके लिए एक मुसीबत बनती जा रही है। देश जो है वो सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। उसकी वजह साफ तौर पर यह है कि एक बहुत बड़े लीडर को जेल में अंदर बंद रखा गया है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि एक तकरीबन 24 या 48 घंटे पहले जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की बहनें उन्हें मिलने गई थी, जब उनको मिलने नहीं दिया जाता था, जब वो धरना देकर बैठ गई वहां, तो उन्हें मारा गया है। उन पर कैनल से पानी डाला गया है सारी महिलाओं पर। तो इस तरह जो ये है सिविल वॉर की तरफ भी जा रहा है। तो लगातार उसके लिए जो दूसरा रास्ता नजर आ रहा था वो ये था कि अपने पड़ोस में कहीं ना कहीं ऐसी अफरा तफरी पैदा करे जिससे उसके मुल्क के अंदर लोग जो है वो शांत हो जाए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से भारत ने ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है वाकई में। क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर अफगानिस्तान पे हमला होता है और तालिबान इसका जवाब देते हैं, या तालिबान के लोग मारे जाते हैं, या भुखमरी का वहां आलम होता है, तो उसका असर जो है पूरे क्षेत्र में होगा। और भारत पिछले 20 वर्षों से अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है। विकास को लेकर के तकरीबन 3 अरब डॉलर का विकास वहां का हर साल करता है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो भारत का बहुत बड़ा योगदान है अफगानिस्तान के अंदर। और भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ उनके जो पुराने रिश्ते हैं वो बने रहे। तो जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार दादागिरी अपनी शो करने की कोशिश करता है, उसे रोक लगाई जाए। बिल्कुल इकबाल जी, अगर भारत और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, इनके रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान की अगर बात करें, यूएन में चाहे कश्मीर को लेकर बात हो या फिर अब जो अफगानिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है, अफगानिस्तान को लेकर बात की जा रही है कि एक नॉर्मल देश को इस तरीके से अटैक कर कर कहीं ना कहीं चीजें खराब करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। हमेशा टेरर की फैक्ट्री पाकिस्तान को रिप्रेजेंट यूएन में किया गया है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान इस चीज से नहीं हट रहा। किस माइंडसेट के साथ ये चीजें हो रही हैं? क्योंकि लगातार जो खैबर पख्तूनख्वा की जिस तरीके से आपने बात की, वहां पर लगातार अटैक्स हुए, उसके बाद टीटीपी की तरफ से लगातार पाकिस्तान में अटैक हुए, तो सिचुएशन जो है हर जगह बिगड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अभी जो आप हाल में सरकार देखेंगे वो दादागिरी वाली सरकार है, 17 सीटों वाली सरकार है। उसकी वजह यह है कि आर्मी अपना वर्चस्व बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, उस वक्त वहां की जो सबसे बड़ी पार्टी थी इमरान खान की, उस पार्टी को अदालत के जरिए, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसके जरिए उनके साथ मिल करके उस पर पूरा बैन लगाया गया। उसका जो सिंबल था उसे इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर के वहां जो उनके अपने लीडर्स थे उन्होंने इलेक्शंस तो लड़ा, लेकिन अलग अलग सिंबल्स पर लड़ा। तो पहली बार पाकिस्तान के अंदर इस तरह की दादागिरी सामने आई थी, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे काजी फाइज ईसा,
उसका इस्तेमाल किया गया था। उससे पहले इस आसिम मुनीर से पहले अगर हम बात करें जनरल बाजवा की, तो जनरल बाजवा जो है वो रिजीम चेंज के अंदर सबसे बड़ा अपना योगदान दे चुके हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सरकार गिरी है उसके अंदर। तो ये साफ है कि ये जो सरकार है ये अमेरिका के इशारों पे काम करती है। और आप देखिए अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते होने की बात करते थे, जो वहाँ ख्वाजा आसिफ है वहाँ के उनके मंत्री, उन्होंने साफ, अगर कुछ साल पहले की बात करें तो उनका कहना था जब अमेरिका वहां था तब वो सरकार में नहीं थे, तब उन्होंने कहा था जीत को लेकर के कि ताकत आपकी खुदा हमारा। लेकिन अब जब पाकिस्तान के साथ उनके संबंध शुरू हो गए, पाकिस्तान के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया बगराम एयरपोर्ट उन्हें चाहिए, जिसको लेकर के अफगानिस्तान की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई, जिसके बाद में पाकिस्तान ने अपना रुख जो है वो बदलना शुरू किया होगा। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, अभी उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद में लगातार आप देख रहे हैं कि वहाँ अफगानिस्तान और उनके हालात बिगड़। तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब तालिबान को पैदा किया गया तो तालिबान को अमेरिका के इशारे पे ही पैदा किया गया था। लेकिन इस बार मुसीबत जो है वो ये है कि चाइना का भी बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट जो है वो अफगानिस्तान में लग रहा है। वो चाइना वो है जो पाकिस्तान का गॉडफादर है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि उसके रिश्ते उसे अमेरिका के साथ रखने हैं या चाइना के साथ रखने हैं। इस पॉलिसी के अंदर वो बड़ा हैरान है। वही अंदर जो सिविल वॉर की तरफ मैंने बताया कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात है, आम जनता जो है वो आर्मी के खिलाफ होती जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद से लेकर अब तक कि तकरीबन 75% जनता जो है खुल करके आर्मी का विरोध कर रही है किसी भी सर्वे के अंदर। रूपाली, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा की। तो फिलहाल अभी विश्व पटल पर भारत की तरफ से अफगानिस्तान का रुख किया गया और कहीं ना कहीं स्टैंड लिया गया अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान को एक बार फिर से टेरर फैक्ट्री की तरह रिप्रेजेंट किया गया। इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर एक अच्छी खबर तमाम भारतीयों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो कि अपना बिजनेस और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश के लिए उत्सुक हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि बिल हुईजेंगा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यूएस कंपनियां भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए बेहद ज़्यादा उत्सुक नजर आ रही हैं। बिल्कुल, ये बड़ा बयान जहां पर यूएस कंपनियां भारत बाजार में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है, अमेरिकी प्रतिनिधि की तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अमेरिकी कंपनियां समान अवसर के साथ भारतीय बाजार में एंटर करने के लिए उत्सुक है, प्रवेश करने के लिए उत्सुक है। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके नेतृत्व में भारत के साथ एक नया व्यापार समझौता इस लक्ष्य को अधिक साकार करेगा और संबंधों को और मजबूत करेगा। एक बार फिर से भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि लगातार जो पिछले कुछ दिनों पहले देखने को मिला है टैक्स के चलते और कई बाकी मुद्दों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच अनबन थी, लेकिन उसके बाद एक और संयुक्त बयान इस तरीके से सामने आया है कि अमेरिकी जो कंपनियां हैं वो भारत में प्रवेश करना चाहती है, जिसके चलते ट्रेड, व्यापार, तमाम चीजें और स्मूथली चले और ज्यादा जो है इनके संबंध स्ट्रॉन्ग हो। Still, we must view this moment with clear eyes. President Putin's warm visit to India last week and India's participation in China's Shanghai Cooperation Organization summit this September raised some understandable concerns. At the same time, India has agreed to purchase more American energy, thereby reducing significantly its reliance on Russia. In fact, on my way in earlier, I ran into a delegation of parliamentarians from Latvia who, through connections with Michigan and the Michigan National Guard and the Latvian military, we're all very acquainted with them. And when I mentioned that I was going to be chairing this hearing on India and U.S. relations, the first thing that they brought up was, please ask them to stop buying Russian oil so that they don't have the cash to be a threat to us. So message received, message delivered. Moreover, authoritarian powers like China and Russia are redrawing borders by force, undermining democratic norms and coercing their neighbors. Nowhere is this more evident than तो अब बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो लगातार गरमाया हुआ है और इंडिगो को लेकर यह बात होगी, क्योंकि आज भी कई सारी फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई है। लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं और इंडिगो की करीब 5000 फ्लाइटें रद्द हुई हैं।
सरकार ने फ्लाइट में भी फेरबदल किया है। फ्लाइट उड़ने में 15 मिनट की देरी की जांच होगी। इस बीच लगातार इंडिगो को लेकर अगर बात की जाए, एक के बाद एक फ्लाइटों का कैंसिल होना, जहां पर कई फ्लाइट्स जो है वो चल रही हैं, कई रुक रही हैं और कई ज्यादा नुकसान जो है वो यात्रियों को झेलना पड़ा है, चाहे वो अपनी टिकट्स को लेकर हो या फिर बाकी एविएशन कंपनीज को लेकर बात की जाए तो उनका किराया भरना हो। इस बीच एक आम इंसान जो 8 से 10 हजार में ट्रैवल करता था, अब उसे 1 लाख जो है वो पर टिकट जो है वो पे करना पड़ रहा है। तो ये तमाम परेशानियां इन फ्लाइट्स के रद्द होने के चलते फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो है एयरलाइंस का वो इंडिगो शेयर करती है। 60% ऑफ द एविएशन अगर बात की जाए तो वो इंडिगो के अंडर है। और इस बीच जब इंडिगो में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं तो 10 दिसंबर तक का समय दिया गया था। ये कहा गया था कि 10 दिसंबर तक इंडिगो अपनी तमाम गाइडलाइंस के चलते हर चीज को ठीक कर लेगा, चाहे वो रोस्टर बनाना हो, पायलट्स या फिर को स्टाफ की ड्यूटी लगाना हो या को क्रू मेंबर्स की ड्यूटी लगाना हो। लेकिन अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि चीजें स्मूथ नहीं हुई है। कल एक तरफ सुनवाई हुई है जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि तमाम पैसा जो है वो जल्द से जल्द वापस दिया जाए। इंडिगो अपने काम जो जिस तरीके से एयरलाइन कंपनी उनकी काम कर रही है, उनकी तमाम सर्विसेज को जल्द से जल्द जो है वो पटल बनाने की कोशिश करे, स्मूथली चलाने की कोशिश करे, क्योंकि ये बड़ा फेरबदल अब परेशानियों का सबब बन चुका है। तो बिल्कुल आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि विमान की निगरानी से क्या कुछ नए नियम जुड़े हैं। विमान में किसी भी बड़े तकनीकी फेलियर की तुरंत रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसी के साथ इंजन शटडाउन या कंट्रोल सिस्टम फेलियर का तुरंत रिकॉर्ड जो है वो कंपनी को बनाना होगा। तो ये तमाम वो नए नियम हैं जो कि विमान की निगरानी से जुड़े हैं। आपको ये भी बता दें कि डीजीसीए जरूरत पड़ने पर डिफेक्टेड जो पार्ट्स हैं, जो तमाम डिफेक्टेड पार्ट्स हैं, जो खराब पार्ट्स होंगे और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने का आदेश भी देगा। बिल्कुल, इस बीच एयरलाइंस को हर महीने फ्लाइट ऑपरेशन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी होगी, क्योंकि डीजीसीए को भी लताड़ते हुए सरकार नजर आई थी। बिल्कुल, जहां पर कल एक तरफ सुनवाई हुई, तमाम बातें निकलकर सामने आई, वहीं पर आपको ये भी बता दें कि तिमाही आधार पर भी विस्तृत परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना भी अनिवार्य रखा गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मेजर डिफेक्ट वाले पार्ट्स को कम से कम 2 सप्ताह तक सुरक्षित रखना होगा और इन तमाम चीजों की जांच कर रिपोर्ट भी देनी होगी। साथ ही आपको भी बता दें कि जो तकनीकी खामियां हैं, अगर ये मिलती हैं तो उसकी जांच और सुधार की जानकारी भी जो कंपनी है वहां तक पहुंचाने अनिवार्य रखा गया है। इस बीच नियमों का पालन न होने पर एयरलाइन पर कड़ा एक्शन लिया जा सकेगा। ये भी नए नियम जो है वो जुड़ चुके हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि कुछ खामियां यहां पर सामने आई है, जिन खामियों को अब अनिवार्य रूप से मेजर डिफेक्ट माना जाएगा। वो क्या क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। उड़ान के दौरान विमान में आग लगना अब एक मेजर डिफेक्ट माना जाएगा। आग की चेतावनी आने पर भले बाद में फॉल्स अलार्म निकल जाए, फिर भी ये मेजर डिफेक्ट की श्रेणी में ही रहेगा। बिल्कुल, इसी बीच में इंजन शटडाउन की घटना अनिवार्य रूप से मेजर डिफेक्ट मानी जाएगी। अगर इंजन शटडाउन होगा तो जाहिर सी बात है इसके चलते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। विमान के किसी भी हिस्से को भारी नुकसान होना भी मेजर डिफेक्ट माना जाएगा। ये तमाम चीजें इनमें आती हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि लैंडिंग गियर का समय पर ना खुलना, ये भी एक उस श्रेणी में आएगा जिसे कि एक मेजर डिफेक्ट माना जाएगा। तमाम चीजें, लैंडिंग गियर का उड़ान के दौरान सही से लॉक ना होना या बंद ना होना भी गंभीर खामी जो है ये कंपनी के एयरलाइन सर्विसेज में मानी जाएगी। और बिल्कुल आपको बता दें कि विमान के दरवाजों के लॉक सिस्टम का फेल होना भी एक मेजर डिफेक्ट है, क्योंकि अगर दरवाजे लॉक नहीं होंगे या फिर लॉक होकर खुलेंगे नहीं तो ये भी बहुत बड़ी खामी कहीं ना कहीं एक मेजर डिफेक्ट माना जाएगा। किसी भी तकनीकी फेलियर के कारण रूट बदलना पड़े तो इसे मेजर डिफेक्ट माना जाएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें पहले ही जांच कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही जो है वो सफर तय करना चाहिए। ये भी एयरलाइंस एविएशन के लिए नया रूल आया है। तो बिल्कुल, इसी बीच में तकनीकी कारणों से मजबूरी में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़े तो ये भी मेजर डिफेक्ट की श्रेणी के अंदर फॉल करता नजर आएगा। ये तमाम चीजें, इन सभी खामियों की रिपोर्टिंग एयरलाइंस को तुरंत करनी होगी, जांच भी अनिवार्य होगी और इस पर जब जांच होगी तो ये मेजर डिफेक्ट्स अगर पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक्शन भी लिया जाएगा।
और बिल्कुल ये बड़े यहाँ पर चीज़ें निकल कर सामने आई हैं और 8 दिनों में फिलहाल 5000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। 8 दिनों के अंदर 4900 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और 2 दिसंबर से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कई उड़ानें रद्द हुई। 3 दिसंबर को 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई और 4 दिसंबर को 550 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो ये बिल्कुल ये आंकड़ा सामने आ रहा है जहां पर 5 दिसंबर को सबसे ज्यादा 1600 उड़ानें जो हैं वो फिलहाल रद्द हुई हैं और 6 दिसंबर को 800 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं इंडिगो की तरफ से। और 10 दिसंबर तक कहा गया था कि ये सब ठीक होगा, बट अभी तक ऐसी कोई भी तस्वीर साफ नहीं हुई है और लाखों में यात्री जो है वो फेस करते हुए नजर आए हैं। वहीं 7 दिसंबर को 650 उड़ानें रद्द हुई, 8 और 9 दिसंबर को 562 और 442 उड़ानें कैंसिल की गई थी। और बिल्कुल ये आपको बता दें कि इंडिगो ने ये भी बताया है कि किन वजहों से ये समस्याएं उत्पन्न हुई है, वो जरा आपको बताएंगे। इंडिगो का कहना है कि समस्या की सबसे बड़ी वजह टेक्निकल गड़बड़ियां रही हैं, ये इंडिगो की तरफ से बयान आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई उड़ानें खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुई थी। सर्दियों के शेड्यूल में बदलाव से ऑपरेशन पर असर पड़ा है, जो उनकी फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। और बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर ये कई ऐसी वजहें हैं जो इंडिगो की तरफ से साफ की गई हैं। एविएशन सिस्टम में ज्यादा भीड़ के कारण भी ये जो देरी है वो लगातार बढ़ गई है, ये कहना है इंडिगो का। इसी के साथ एयरलाइन को अपडेटेड क्रू रेस्ट रूल्स लागू करने पड़े, जिससे शेड्यूल प्रभावित हुआ है, जिसमें रोस्टर में प्रॉब्लम आई है। तो ये तमाम चीजें इंडिगो की फेस करनी पड़ी है। पहले टेक्निकल फॉल्ट, फिर क्रू मेंबर्स की कमी होना, रोस्टर में शेड्यूलिंग जो है वो रीशेड्यूलिंग होना, तो इन तमाम चीजों के चलते ये बड़ी परेशानी आई। एक और बड़ी खबर, जहां पर एसआईआर पर चुनाव आयोग की आज बैठक हो रही है और 12 राज्यों में एसआईआर पर काम चल रहा है। यूपी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है क्योंकि 2027 में चुनाव है और इससे पहले जो है ये तमाम लिस्टें तैयार कर ली जाएंगी। चुनाव आयोग ने ये बैठक आज कर ली। बिल्कुल आपको बता दें कि अभी फिलहाल सिर्फ यूपी के हवाले से बड़ी खबर है कि ये समय सीमा जो है वो बढ़ाई गई है, लेकिन बाकी अन्य राज्यों में भी ये समय सीमा बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसकी समय सीमा चुनाव आयोग ने बढ़ाई है। सूत्रों का ये भी कहना है कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 14 दिनों तक के लिए एसआईआर की जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी है और उत्तर प्रदेश में लोग अब 11 दिसंबर की जगह 25 दिसंबर तक अपना नाम जुड़वा पाएंगे। और उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ ऐसे अन्य राज्य भी हैं जहां पर यह फैसला संभव तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि आज बैठक भी है। बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बाकी भी राज्यों में जहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर समय अवधि बढ़ाई जाएगी और यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनकी तरफ से भी ये बयान जारी हो गया है कि 91% से ऊपर एसआईआर फॉर्म जो है वो बांटे जा चुके हैं। बिल्कुल, इस हवाले से और अपडेट देने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता रजा अब्बास ज्वाइन कर चुके हैं। रजा, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर पहले 11 दिसंबर की ये डेडलाइन थी, लेकिन अब ये समय अवधि बढ़ा दी गई है और ये 25 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। पूरी जानकारी क्या कुछ है वो जरा बताइए। तक जो है वो डेट बढ़ा दी गई है और इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पूरी तरीके से हेल्पफुल भूमिका निभा रहा है। बीएलओस भी खुश हैं क्योंकि फॉर्म तो बढ़ गए थे मगर सही तरीके से वे फॉर्म सबमिट नहीं हो पाए क्योंकि बहुत से शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, बहुत से लोग दूसरे शहरों में हैं, तो बहुत से लोगों ने जिम्मेदारी समझ के अब लखनऊ या दूसरे शहरों में आ रहे हैं और अपनी प्रक्रिया को अपनाते हुए चुनाव आयोग को थैंक्स भी कह रहे हैं कि इस तरह से जो अवधि वो धीरे धीरे टाइम पीरियड्स बढ़ा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सुचारू रूप से और सही तरीके से काम हो सकेगा। रजा, अभी एसआईआर को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बीएलओस को लेकर सवाल आया था और साथ ही साथ बाकी स्टाफ को नियुक्त करने की बात कही थी, उनका भी नंबर बनाने की बात आई थी, अब ये अवधि बढ़ाई गई है, स्पीच स्टाफ मेंबर्स को लेकर कोई अपडेट? देखिए, जो अवधि बढ़ गई है उससे बीएलओ भी खुश हैं क्योंकि बीएलओ पे लोड है, घर पे जाना, टाइम से सही तरीके से काम को निपटाना, फील्ड में रहना, फॉर्म कलेक्ट करना, सबमिट करना, फिर उसको
स्कैन करना, तो एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन है और बहुत बड़ा काम है। बीएलओ शुरू में टेंशन में थे, ये पीरियड कम थी, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें देखने को मिली पूरे प्रदेश में। मगर अब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है, बीएलओ पे भी प्रेशर कम है, वो सही तरीके से काम कर पा रहे हैं। एक अच्छा कदम है चुनाव आयोग का टाइम बढ़ाने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और जिसमें अभी भी बहुत से काम बाकी हैं। एसआईआर सुचारू रूप से अगर सही तरीके से करना है तो बाकायदा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जिसपे फैसला चुनाव आयोग ने लिया। और चुनाव आयोग ने लेटर परसों ही लिख दिया था, जिसमें केंद्र चुनाव आयोग ने इसका फैसला लिया, जिससे राहत की सांस बीएलओ भी ले रहे हैं, अधिकारी गण भी ले रहे हैं और प्रदेश के जितने भी 12 सूबे के चुनाव आयोग हैं उन्होंने सुकून की सांस ली है। ठीक है रजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और फिलहाल आप देखिए कि ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सीधा आपको लोकसभा लिए चलते हैं, क्योंकि इस वक्त सेशन चल रहा है और सत्र में क्या कुछ डिस्कशन हो रही है वो भी तस्वीरें देखिएगा। फ्लड जोन शॉपिंग किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी व्यवस्था भी की जा सकती है। माननीय मंत्री महोदय, श्रीमती सजदा अहमद जी का जो प्रश्न का उसका उत्तर आप उनको लिखित में भेज देना। क्वेश्चन नंबर 163 श्री शशिकांत सेंथिल, आपके लिए भी रोक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 163 सर, क्वेश्चन नंबर 163 Statement is laid on the table of the House, sir. Sir, this question pertains to a very important subject for Tamil Nadu. There has been some blocks being put under bid for exploration of oil and natural gas. One of such blocks. Statement is laid on the table of the House, sir. Sir, this question pertains to a very important subject for Tamil Nadu. There has been. Statement is laid on the table of the House, sir. Sir, this question pertains to a very important subject for Tamil Nadu. There has been. Statement is laid on the table of the House, sir. Sir, this question pertains to a very important subject for Tamil Nadu. There has been. का कम प्रभाव नीचे तक आए उसके लिए कई योजना की गई है और उसके ऊपर जहाँ भी आवश्यकता होती है और जब राज्य सरकार की ओर से उसके ऊपर फंड मांगा जाता है तो सीवीसी तय करती है कि इसके अंदर आवश्यकता है तो उसको हम तकनीकी सहाय और फंड उसको आवंटित करते हैं। अनुराग ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने सभी ने देखा होगा अध्यक्ष जी कि पिछले कुछ वर्षों में 2-3 वर्षों में हिमाचल में बहुत बाढ़ भी आई सतलुज और ब्यास नदी में, जिसके कारण जो तटीयकरण पहले हुआ था उसको भी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का जो खनन माफिया है और टिम्बर माफिया जो है, जैसे पुष्पा फिल्म में हजारों पेड़ एक साथ आ गए थे, वैसे लगा हिमाचल प्रदेश के बांध में एकदम से हजारों पेड़ आ गए। तो जो वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, टिम्बर माफिया के कारण भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आपदा के कारण भी जो राष्ट्रीय Gives me an opportunity to. Statement is laid on the table of the House, sir. Sir, this question clarify on the floor of Parliament what the facts are. It is indeed a fact that the Honorable Chief Minister had written to us. It's also a fact that I have sent a very comprehensive reply to the Honorable Chief Minister, in which I have stated categorically what the position on the ground is. Now I want to draw the Honorable Members' attention to the thrust of my reply, which is in paragraph 3. Mere award of blocks does not entitle the awardees to initiate drilling activities. To ensure environmental safeguards, drilling. तो आपने देखा किस तरीके से लोकसभा में अभी भी फिलहाल कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर हनुमानगढ़ में विरोध बढ़ता जा रहा है और ये विरोध जो है वो एक इथेनॉल की फैक्ट्री को लेकर है। आपको बता दें कि वहां पर एक फैक्ट्री स्थापित की गई जिसको लेकर कि लोग इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और महापंचायत के बाद पुलिस और किसानों में झड़प की तस्वीरें भी वहां से सामने आई। संग्रिया के विधायक अभिमन्यु पुनिया भी वहां पर घायल हुए हैं, वो भी इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पहुंचे थे और कहीं ना कहीं ये देखिए तस्वीरें, आगजनी वहां पर हुई, लोगों की गाड़ियां जलाई गई
और माहौल वहां पर कहीं ना कहीं अस्थिर हुआ, जिसके चलते कि अब वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस बल जो है उनकी तैनाती कर दी। तो बिल्कुल यहाँ पर एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध बढ़ता जा रहा है और एशिया की सबसे बड़ी यानी 450 करोड़ की लागत से ये फैक्ट्री बन रही है। फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए कल किसानों ने महापंचायत की थी और उसके बाद पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। किसानों ने ट्रैक्टर से फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी और पुलिस के करीब 18 वाहनों में तोड़फोड़ की। बिल्कुल, इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस बीच संग्रिया विधायक अभिमन्यु पुनिया भी घायल हुए। ये वो तस्वीरें हैं उस विरोध प्रदर्शन की जो इस एथेनॉल फैक्ट्री के चलते देखने को मिल रहा है। लोग किसान वहां पर चाहते हैं कि ये फैक्ट्री ना लगे और इसके चलते तमाम गाड़ियों की तोड़फोड़ और साथ ही साथ पुलिस के साथ ये मारपीट हुई। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोवा अग्निकांड को लेकर, जहां पर लूथरा बंधु को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। ये तमाम कार्रवाइयां उन पर हो रही है और लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अग्निकांड के बाद दोनों थाईलैंड भाग गए थे। ये दोनों भाइयों को फिलहाल आपको बता दें कि हिरासत में ले लिया है और लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। गोवा पुलिस ने इस बीच बीच नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया है, पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए। बिल्कुल, आपको बता दें कि गोवा पुलिस ने ब्रीच नाइट क्लब के मालिक यानी कि लूथरा ब्रदर्स सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के पासपोर्ट अब सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये वो तस्वीर है, ये दोनों भाई जैसे ही आगजनी का वाकया पेश आया, यहाँ पर अग्निकांड हुआ, 25 लोगों की मृत्यु हुई, जिंदा जलकर लोग राख हो गए। ये दोनों भाई जो है वो थाईलैंड भाग गए, लेकिन अब जो है इन्हें फिलहाल पकड़ लिया गया है और इनके पासपोर्ट भी जो है सस्पेंड किए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बुधवार को विदेश मंत्रालय से लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड करने की अपील की और विदेश मंत्रालय के अनुसार ये पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10A के तहत केंद्र सरकार या फिर उसके न्यू अधिकारी किसी का पासपोर्ट सस्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें आपको बता दें जिसका पासपोर्ट सस्पेंड किया गया है वह इस पासपोर्ट पर देश से बाहर नहीं जा सकता है और लूथरा ब्रदर पहले से ही देश छोड़कर भाग चुके थे। उनके मामले में पासपोर्ट अस्थायी रूप से अमान्य कर दिए गए हैं, जिससे वे अब थाईलैंड से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब लूथरा ब्रदर्स को अपने पासपोर्ट एक्टिव कराने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं या शर्तों का पालन करना होगा, उन्हें पूरा करना होगा और इस बीच सरकार का अगला कदम अब ये है कि दोनों भाइयों का पासपोर्ट कैंसिल करना जो है वो कर दिया जाएगा और इंटरपोल उनके खिलाफ पहले ही ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुका है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां पर रशिया से बड़ी खबर। सेंट पीटर्सबर्ग मार्केट में भीषण आग से एक इमारत जलकर राख हो गई है। एक व्यक्ति की इसमें दर्दनाक मौत भी हुई है और मलबे के नीचे ये शव बरामद हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन एक दुखद समाचार भी हुआ कि एक व्यक्ति इसके अंदर जलकर राख हो गया। कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें कि अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन फिलहाल रशिया की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग की एक घटना पेश आई जिसमें कि एक बिल्डिंग जलकर राख हो गई। बिल्कुल, सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाजार में ये आग लगी और यहाँ पर एक व्यक्ति की फिलहाल मौत हो गई है। इमारत लगभग पूरी तरह से जल गई है और आग का अलार्म भी नहीं बजा है। मृत व्यक्ति का शव सेंट पीटर्सबर्ग के जलते हुए बाजार में मलबे के नीचे से मिला है। इस आपको बता दें कि यहाँ पर एक और अन्य व्यक्ति है जो घटनास्थल से अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि वो भी बुरी तरह इस आग में झुलस गया था। और ये तमाम तस्वीरें उस वक्त की जब ये पूरे बाजार में आग लगी, धू करके सब कुछ जलने लगा और इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।